नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और राहुल गांधी तो लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर हमारे देश में कितने राफेल या फाइटर जेट्स गिराए गए पाकिस्तान द्वारा। अब इस सवाल के पीछे एक जो फैक्ट्स को जानने की जो एक मुहिम है वो तो है ही कि भाई हमारे नागरिकों को जानने का ये हक है कि आखिर हमारे कितना हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन जब हम राफेल की या फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो इस समय आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप F-35 की सेल को लेकर भी बात कर रहे हैं। उनके दिमाग में बार बार वो व्यापार और सौदे की बात हो रही है। और इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स मिनिस्टर है वो भी अमेरिका में है। अब F-35 जो अमेरिका बेचना चाह रहा है और जो एक दूसरा Su-57 है जो रशिया बेचना चाह रहा है। एक तरफ राफेल की कहानी है जो ऑलरेडी 36 राफेल भारत की सरकार ले चुकी है। तो अगर राफेल इस तरीके से डाउन किए गए हैं और जिस तरीके से जो एक टेक्निक सामने आई है कि चाइना ने इस बार काफी मदद पाकिस्तान की है ताकि भारत पर जो एरियल डोमिनेंस है भारत की उसको खत्म किया जा सके, ऐसा लगता है फिलहाल। हालांकि इस पर भारत की सरकार ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं दी है। लेकिन ये जो पूरा सौदे का खेल है F-35, Su-57, राफेल, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये आर्म्स डीलर्स का कोई बड़ा एक नेटवर्क बनता हुआ नजर आ रहा है। और हर देश में जिस तरीके से ये, क्योंकि एक फैक्ट हमारे देश का ये भी है कि जो हमारे जो मिलिट्री स्क्वाड्रन है उसकी संख्या गिर गई है, 42 होती थी और जो एयरक्राफ्ट की जो एयरफोर्स स्क्वाड्रन की जो संख्या है वो जाकर 31 हो गई है। चाइना जिस तरीके से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि स्टेट ऑफ द आर्ट जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो हमारे पास हो। अब ऐसे में भारत सौदा किससे करे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके की जियोपॉलिटिक्स इस समय खेली जा रही है उसके नजरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो भारत पाक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसमें ये जो एयरफोर्स स्क्वाड्रन्स, आर्म्स डीलर्स, इन ये सब कहां पर फिगर आउट करते हैं इस पूरे मुहिम में, और क्या यही एक वजह है इस जियोपॉलिटिक्स की। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार और कमेंटेटर गिरीश जोशी जी हैं। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, कहानी असली क्या है जो मिलिट्री प्रेजेंस चाइना अपनी बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है। डिफेंस की स्पेंडिंग जो हमारी है उसमें हम अभी पिक एंड चूज कर रहे हैं कि हम क्या ले और क्या ना ले, हम क्या चीज किस देश से ले। ये जो भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसको मैं युद्ध तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो भारत पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, सब लोग इस बात को कह रहे हैं कि चाइना ने अपनी टेस्टिंग कर ली है आगे के लिए। और किसी को उम्मीद नहीं थी कि चाइना इस तरीके से डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी आगे बढ़ेगा। तो क्या वाकई में ये भारत के लिए चिंता का सबब है? और अब ऐसे में भारत क्या F-35 पर खर्च करे या Su-57 पर खर्च करे, ये क्या है, क्या इसको लेकर पॉलिटिक्स? म्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए आप। हाँ, एक तो बेसिकली कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ वॉर तो धीरे धीरे खत्म हो गए। अब आने वाला जो भी युद्ध होगा ना, दैट विल ऑल बी ऑन आईटी बेसिस। ऑटोनॉमस वेपन सिस्टम्स सब जगह डेवलप हो गई है। अभी जो युद्ध होगा वो आपका एआई ड्रिवन ड्रोन से होगा, उसका कंट्रोल वहां से होगा। आप एक बेसिक चीज समझ लीजिए कि चाइना ने मार्केट कैसे मार ली है। आपने बता दिया राफेल बहुत अच्छा है, चाइना ने बोल दिया J-10C बहुत अच्छा है। इनकी सबकी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज का अटैक करने का जो पोजीशन है उसमें नोबडी इज क्रॉसिंग एलओसी। अपनी एलओसी में खड़े खड़े वो 200 किलोमीटर तक, वो हमने हैमर यूज किया राफेल में, उन लोगों ने अपनी मिसाइल यूज की। लेकिन PL-15C-15 जो इन्होंने इस्तेमाल करी चाइनीज की, दैट हैज ऑलरेडी प्रूवन टू बी द वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। उसमें एक हिडन एडवांटेज क्या था कि आपका जो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो प्लेन ऊपर जो उड़ रहा है उसमें उसको ये लिंक्ड था। मतलब आपने अगर 300 किलोमीटर दूर से भी अगर आपने PL-15 छोड़ दी तो उसको गाइड करने के लिए वो एवेक्स कर सकता था। नाउ दिस इज ए वेरी डेंजरस वेपन। तो ये बाद में जो अमेरिका को भी समझ में आया। और आप देखिए कई कंट्रीज लोगों ने, जैसे हम लोगों के वहां पे एक PL-15 गिरा है, उसको लेने के लिए काफी कंट्रीज आई हैं कि भाई हमको ये दे वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेक्नोलॉजी इन दैट। तो अभी ये कंपटीशन कहां पर है? हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं लड़ा है।
ये वॉर था बिटवीन चाइना, फ्रांस एंड यूएसए। उन्होंने एक हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड यूज किया, दे ऑल ट्राइड देयर वेपन्स विच इज द बेस्ट, और उन्होंने अपना अपना एनालिसिस कर लिया है। हम लोग तो इसी में पड़े हैं कि हमारे कितने टूटे, उनके कितने टूटे। दैट इज नॉट द गेम। नाउ गेम इज ऑल ऑन द ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। आपको एक बेसिक ले लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज, अभी के जितने भी आपके फ्लाई बाय वायर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, दे फ्लाई ऑन ऑटो पायलट सिस्टम। ऑटो पायलट सिस्टम में एक ऑटो लैंडिंग सिस्टम भी है। आज इतना बड़ा रिस्की जिसमें 300-600 पैसेंजर बैठे हैं, उनको भी इतना वेल प्रोटेक्ट कर दिया गया है कि अगर पायलट को कुछ हो भी जाता है, दैट प्लेन विल सेफली लैंड। तो अगर ये पूरा इतना बड़ा एयरक्राफ्ट भी अगर रिमोटली कंट्रोल हो सकता है, देन एनीथिंग कैन बी कंट्रोल। तो अब न तो आपका कोई आर्टिलरी का ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगा, ना नाउ दीज वॉर्स आर नॉट टू बी, उनको ग्राउंड पे जाकर नहीं लड़ना है। आर्मी के सामने नहीं आएगी। अभी भी आप देखिए कि दोनों एयरक्राफ्ट ने अपनी एलओसी क्रॉस नहीं करी है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नुकसान किया। तो नाउ दिस गेम व्हाट इज कमिंग इनटू ऑटोनोमस वेपन्स, उसमें आप देखिए अभी जो नई नई सिस्टम्स इसमें इजाद हो रही है, लेट द पीपल नो अबाउट दैट। वन इज DEW, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स है। उसमें लेजर और माइक्रोवेव वेपन्स जो आ रहे हैं, दे कैन जस्ट send a laser gun and distract your missile. They can just fry your this weapons, weaponry systems जो उसको अर्ली गाइड करती हैं, या जो आपने प्रोग्रामिंग किया है। तो ये सारी जो सिस्टम्स हैं, इसमें वो लेजर डिसेबल्ड जो छोटे छोटे जो बोट्स है, दैट विल बी सेंट अक्रॉस। आपने ये देखा होगा, दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय हमास पैलेस्टाइनियंस इन इजराइल। उन्होंने एक आयरन डोम बनाया था, विच वॉज दे सेड इज केपेबल ऑफ डूइंग 100 ड्रोन्स कैन बी शॉट डाउन। अब उन्होंने 300 मार दिए, तो दैट वेंट फेल। तो अभी ये काउंटर तो होता चलेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। हाउ आर यू डूइंग? अभी इसके अंदर आप देखिए दो चीजें, अमेरिका ने नेवल को एक जो डेवलप करी थी, दैट वाज हिलोस। वो हिलोस मिसाइल कैन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 4.5 मैक। तो उसके सामने, उसको काउंटर करने के लिए आपका ना हवाई जहाज उसका पीछा कर सकता है, क्योंकि आपका कोई भी एयरक्राफ्ट के प्लेन डज नॉट गो बाय मोर देन 2.5 मैक इन स्पीड। साउंड की डबल या 2.5 गुना ज्यादा से नहीं जाता। नाउ व्हेन दिस मिसाइल इज ट्रैवलिंग एट 5 मैक, तो ना आपका मिसाइल कैप्चर करेगा, ना वो रडार कंट्रोल ऑर्डिनरी रडार में आएगा। तो उसके सामने रशिया ने किंजल KINZAL एक मिसाइल डेवलप कर लिया, चाइना ने DF-FZ कर दिया। अभी ये तो बाजार में आए नहीं है। When you stop fighting conventionally, आपकी आर्मी नहीं जाएगी, आपके हवाई जहाज नहीं जाएंगे, तब आपको आसमान में ये दिखेंगे। Now you are not entering into this। अब इसमें साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इज ऑल्सो ज्वाइनिंग। अब देखिए, somebody where we got a report इसके जब वॉर शुरू हुई, तो हमारे सारे एस्टेब्लिशमेंट्स पे 12 लाख साइबर अटैक होने की कोशिश हुई थी। So there are many more players in this war now। तो हम ये समझते हैं कि वहां पे प्लेन गया नहीं, लेकिन ये जो मल्टीपल प्लेयर्स आप जिनकी बता रहे हैं कि भाई साइबर अटैक भी आप करो, आप एरियल अटैक भी करो, ग्राउंड पर हमारी सेना को अब जाने की जरूरत नहीं है, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाएगा, एक नेटवर्क ऐसा बना के, और दुश्मन को ट्रैप करने वाला सिस्टम है, जिसको लेकर भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना और पाकिस्तान ने एक नेटवर्क बनाया था और उस नेटवर्क में फंसाने की कोशिश की गई हमारे पायलट्स को। अभी उसके लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है भारत की सरकार की तरफ से, लेकिन क्या भारत अभी इस चीज के लिए तैयार नहीं है, और क्या वो उस हद तक सोच नहीं पाया है? अभी भी हम F-35 और Su-57 में लगे हुए हैं, जबकि चाइना जो हमारा दुश्मन है वो अपने नेटवर्क्स भी बना रहा है और अपना मिलिट्री हार्डवेयर भी इंप्रूव कर रहा है। देखिए, एक चीज तो सीधी सी है, पहले तो आपकी बेसिक डिप्लोमेसी ही वॉर को रोक सकती है। यू फेल्ड इन योर बेसिक डिप्लोमेसी। चाइना ने तो 40 साल से कभी किसी पे अटैक किया ही नहीं है। ही वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिपेयरिंग देम। और ये नहीं था कि वो इंडिया के डर से वो अपने आर्म्स अपग्रेड कर रहा था, उसको बाकी काफी बड़े डर भी थे, क्योंकि उसका जो प्रोग्राम था, ही एंटर्ड अफ्रीका उसने पूरा कंट्रोल में ले लिया फ्रॉम एन इकोनॉमिकल ग्राउंड। तो उसको पता है कि इनडायरेक्ट वो दुश्मन हो रहा है। रशिया ऑल्सो डिड द सेम थिंग। आप देखिए, अफ्रीका का पूरा जियोपॉलिटिकल पोजीशन बदल गया है। नाउ दे आर देयर, पीपल हैव नाउ रियलाइज। तो उन्होंने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का पूरा जो इनकम का बड़ा सोर्स था, वो अफ्रीका से काट दिया है। These are anticipated wars, आपके फ्यूचर में आएंगे। वी आर नोवेयर इन द रेस नाउ। हम लोगों से किसी को दुश्मनी करने का, हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास है क्या जो कोई लूट लेगा। लेकिन वीकनेस आप देखिए कि हमारा अर्ली वार्निंग क्या था। आप अर्ली वार्निंग प्लेन अगर किसी भी मिसाइल को गाइड करके कहीं भी मरवा सकता है, तो वी आर वेरी वनरेबल। चाहे पाकिस्तान के पास 11 एवैक्स हैं, हमारे पास 2 हैं। हमने एक सेंट्रल पे लगा के रखा, एक हमने वेस्टर्न पे लगा के रखा।
तो दिस इज नाउ थिंग्स आर प्रूविंग कि हम लोगों को इन्वेस्टमेंट राफेल में 8 गुना करने से बेहतर होता कि हम और एवॉक्स बाय करते। आपको हमारा रिस्क क्या है, हमारी लैंड कवरेज कितनी, हमारी अगर फ्यूचर पे लैंड पे वॉर हुई तो दैट विल बी फ्रॉम गुजरात टू कश्मीर। यू गिरीश आर जी, हम लोग वल्नरेबल इन द सी। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये जो एवैक्स की आप जब बात कर रहे हैं, तो क्या हम उस लाइन पर सोच नहीं पा रहे कि हमें उस तरीके के ड्रोन्स और नेटवर्क पर भी हमें करना चाहिए? क्या हमारे पास उतना कॉम्पिटेंट लोग नहीं है जो इस चीज को सोच पा रहे हैं, या फिर चाइना हमें हर चीज पर मात देने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ये तो कुछ देखिए डिप्लोमेसी समझ में नहीं आ रही। चाइना से आप अभी भी धंधा तो कर ही रहे हो, आपका ट्रेड डेफिसिट तो कम हो नहीं रहा है, मतलब यू आर पैरेलली वर्किंग ऑन द इकोनॉमिक ग्राउंड बट नॉट ऑन द डिफेंस ग्राउंड। अभी आप सिंपल J-10C चाइना का और राफेल को कंपेयर कर लीजिए तो दोनों 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं, उसमें कोई टेक्निकल ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आप देखिए उनके ये ट्विन इंजन है तो उसका थोड़ा सा कि उसकी स्पीड बढ़ सकती है, बाकी उसका अगर ट्रैवलिंग डिस्टेंस आप गिनिए 1000 किलोमीटर में वो फ्लाई कर सकता है, एडिशनल वेट ले सकता है। J-10 में ऑन द कॉन्ट्ररी आप ज्यादा लोड कर सकते हो मिसाइल्स रादर देन राफेल। तो वो सब जो सिस्टम था, अभी आप देखिए एंड में ये रूमर्स आने लगा था कि जब एकदम वॉर के टाइम पे भी फ्रांस ने हमको सोर्स कोड नहीं दिया, सोर्स कोड नहीं देने से हम लोग हाई ग्रेडेड मिसाइल्स नहीं लगा पाए। तो वेदर आर दे रिलायबल? अगर हमको इमरजेंसी में भी कोई कंट्री राफेल बेच रही है और अगर अपग्रेड नहीं करके दे रही है, व्हाट डज इट मीन? तो वी वुड हैव सीन टू दैट कि भाई हम लोग तो कम से कम तेजस को ही अपग्रेड करवा देते, तेजस में या तो जोड़ के किसी से डेवलप करवा लेते। वी आर नॉट डूइंग दैट। एक सवाल और भी है, आपने कहा कि हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं या अपग्रेड करके हमें लोग नहीं दे रहे हैं। हमने क्या राफेल्स भी अब आउटडेटेड लग रहा है? जिस तरीके की टेक्नोलॉजी अभी अगर चाइना ने के साथ मिलकर पाकिस्तान ने इस्तेमाल की है, तो क्या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं देखिए, पोजीशन इज डिफरेंट। हम लोगों का बहुत ही मिनिमम परसेंटेज ऑफ लैंड होगा अगर आपका एंगेजमेंट हुआ तो, दैट इज फ्रॉम कच्छ टू कश्मीर। लेकिन आपका पूरा साइड का जो पूरा है दैट इज मरीन, और मरीन में आप कर रहे हो डेवलप, तो आपको एयरक्राफ्ट जो लेने दैट विल बी मरीन बेस्ड। आपको लैंड बेस्ड एयरक्राफ्ट कहीं भी काम नहीं आएंगे। अभी जैसे आप बोल रहे हैं हम लोग ऑटोनोमस वेपन्स में अगर आपने कहीं पर भी प्लेन खड़े हैं, वो तो नॉर्मल पोजीशन में भी आके उसको स्मैश कर सकते हैं। तो व्हाट यू नीड टू एनकरेज। और फिर सबसे बुरी बात जो वर्ल्ड के आप कोई भी मीडिया को सुनो कि वॉर को ज्यादा बिल्कुल उसका सिस्टम बिगाड़ने में गोदी मीडिया ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यू नो द मिस इन्फॉर्मेशन वेर गोइंग, मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए वॉर। वो टेक्निकल वॉर का एक वो भी एक पार्ट है, लेकिन दिस मच ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड उसके लिए क्या हो गया कि दो कंट्रीज हु वर ऑन द सिटिंग ऑन द फेंस वो हमसे प्रेजुडाइज हो गए हैं कि भाई ये लोग तो गलत इन्फॉर्मेशन देने। यू कैन नॉट गो एंड टेल गो सो फार कि इस्लामाबाद पे हमने कब्जा ले लिया है, हमने कराची पोर्ट में घुस गए हैं, और यू ब्रिंग सम मैड पीपल हु कॉल देमसेल्व्स एक्स आर्मी मैन एंड दे से सत्यानाश कर दो। यू नो दिस डजंट वर्क। यू हैव टू बी वेरी सीरियस व्हेन इट इज अ वेरी इमरजेंसी मैटर। आपने फालतू की बातें कर दी। तो अभी हमको जो कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमारे पास अगर अर्ली वार्निंग प्लेन ज्यादा होते तो शायद हम लोगों को भी ये मैसेज मिलता कि वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। और अभी तो नाउ थिंग्स आर ऑल चेंजिंग। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने खुद बोल दिया कि मैंने उनको वार्न किया ना, दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट टेकन वेल। व्हाई आर यू इन्फॉर्म? जब व्हेन यू आर ऑन वॉर उनके पास इक्विपमेंट्स है, वो भी देख लेंगे कहां पे फ्लाइट जा रही हैं, हम भी देख लेते। और रियल टाइम सैटेलाइट्स किसको कहां पे हेल्प कर रही थी, अमेरिकन कर रहे थे, क्या करते, वी कैन नॉट ले ब्लेम ऑन पाकिस्तान, चाइना और रशिया और एनीबडी। अभी देखो वो धंधा है, अगर अमेरिका हमको हथियार बेच रहा है तो अमेरिका को भी बेच रहा है वो। उसने जब F-16 बेचे तो उसने ये एग्रीमेंट किया था कि दैट विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया, उसने कर दिया। तो अभी अमेरिका ने उस पर कौन सा एक्शन लिया? सो इन वॉर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बट यू कैन नॉट लेट समबडी डू whatever he wants। वो हमको इतना पावर गेन करना पड़ेगा कि अगला करने के पहले सोचेगा। नाउ द होल इश्यू कम्स अराउंड इज PL-15 चाइना का काउंटर कैसे करना है, उसको आप लोग क्या क्या हथियार नए अपग्रेड करोगे। दीज आर द थिंग्स वेयर वी नीड। अब राफेल का सौदा तो वैसे डिस्प्यूटेड है। आज जितना में हम लोग F-16 या J-10 खरीद सकते थे उतने में तो हमने 8 गुना कॉस्ट राफेल की दी है, और अल्टीमेटली राफेल डिड नॉट प्रूव दैट पावरफुल जिसका हमने उसकी कीमत चुकाई थी। सो वी विल हैव टू अगेन रीथिंक। आज भी आपका रशिया का 26 साल पुराना प्लेन भी अपने आप को प्रूव कर पा रहा है कि क्योंकि वो रेगुलर अपग्रेड भी कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आपको रशिया दे रहा है। तो यू शुड हैव बेटर गॉन टू रशिया एंड आस्क फॉर दैट अपग्रेडेशन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फ्रांस एंड ऑल। तो आपकी क्या मजबूरी थी कि आप यूरोप को और अमेरिका को इतना ऑब्लाइज करना चाहते थे? यू विल हैव टू वेट। वो आर्मी एंड एयरफोर्स विल डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर देम, नॉट द पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। जी।
डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने इंटरव्यूज में और साउंड बाइट्स में ये कहते आए हैं कि भाई आई हैव बीन टेलिंग इंडिया एंड पाकिस्तान डू ट्रेड, डोंट डू न्यूक्लियर मिसाइल्स। यानी कि वो बार बार ट्रेड और व्यापार की बात कर रहे हैं। तो ये जो व्यापार है, क्या ये F-35 का ही व्यापार है जिसको वो दबे कुचले स्वर में कह रहे हैं, या फिर हिंट कर रहे हैं उसी को? नहीं, देखिए ये तो बहुत क्लियर हो गया है। 2-3 दिन पहले जर्मन चांसलर ने बोल दिया कि डोंट बाय F-35 बिकॉज दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड इवन एट द लास्ट मोमेंट बाय द यूएस पीपल। तो ये क्या है? सस्पेंस है। जी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इलॉन मस्क ने भी तो उसको बिल्कुल कूड़ा बताया है। F-35 को बिल्कुल बोला था कि इट इज वेरी वेरी कॉस्टली। 7 करोड़ रुपया तो उसका सिर्फ उसके हेलमेट का लगता है। वो आप बता रहे हो बढ़िया है, लेकिन अगर उसका अपग्रेडेशन रेगुलर उतनी ट्रेनिंग कब देगा? व्हेन आर यू गोइंग टू यूज? और हर एनवायरमेंट, उनको तो इराक ईरान पे लड़ना था, दैट वाज लैंड। यहाँ पे तो आपको सी पे भी जाना पड़ेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो एनफोर्समेंट है दैट शुड बी एनहांस्ड ऑन नेवल साइड रादर देन ऑन द लैंड साइड, क्योंकि हमको तो वहीं पे कंट्रोल करना है। हमारी पूरी बॉर्डर जो खुली है या हमको लगता है कहीं से दुश्मन आ सकता है, दैट इज सी साइड। एयर से तो फ्लाई करके आप देखिए बेसिक एक टेक्निकल रीजन के व्हाई इजराइल इन स्पाइट ऑफ थ्रेटनिंग इज नॉट एबल टू गो एंड बम्बार्ड ईरान। आपका कोई भी एयरक्राफ्ट 1200 किलोमीटर से आगे आना जाना नहीं कर सकता है। तो इफ ही फ्लाइज फ्रॉम इजराइल एंड वांट्स टू अटैक ऑन ईरान, ही कैन नॉट गो बैक। और आपको पता हो तो बीच में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने बोल दिया था कि हम लोग अपनी एयर स्पेस भी नहीं देंगे और रीफिलिंग भी अलाउ नहीं करेंगे। That stopped Israel from going and bombarding the atomic powers of Iran. तो ये होता है, उनका एक लिमिटेशन होता है फ्लाई करने का। अगर वो 1000 किलोमीटर में वापस नहीं आ पाएगा और अगर आपको रिफ्यूल नहीं मिलता है तो दैट इज द हैंडीकैप। तो आपने तो इतनी बड़ी कोई लैंड पे लड़ना नहीं है। यू डोंट वांट दैट हाई फ्लाइंग प्लेन्स, उसके लिए आपके पास मिसाइल्स हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस बीच में हम लोगों को अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ सीइंग के पाकिस्तान को क्या मिल रहा है, चाइना ने क्या बनाया है, हमको क्या काम का है वो हम जाके खरीदेंगे। That will happen, but that should not be with a political angle. It should be with a defense angle where experts will decide. जी। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमने कहाँ गड़बड़ी कर दी? इस समय इस कॉन्फ्लिक्ट के से बड़ा टेक अवे क्या है? क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के तुरंत बाद F-35, Su-57, राफेल, ये सब की बात हो रही है। लगातार जो ये सवाल हो रहे हैं कि भाई हमारा राफेल, जो कि मोदी जी की नाक समझा जाता था, मोदी जी की इज्जत का इतना बड़ा प्रतिबिंब था राफेल, और अगर उस राफेल को गिरा दिया गया तो इसका मतलब हमारा जो राफेल का सौदा हुआ था वो तो बिल्कुल बेकार था, और जो डिसीजन सरकार ने लिया वो बिल्कुल गलत था। और अब सरकार क्या करेगी? वो सारे सवाल अब सामने आ गए। इसमें लुकिंग टू पॉलिटिकल एंगल इनको यही लगा। जब भी पुलवामा में इतना बड़ा अटैक हो गया तो वॉर लाइक सिचुएशन थी, इमीडिएटली इंटरनेशनल फोरम बीच में आ गया और एवरीथिंग सब लाइन आपने सेटल कर लिया। अब इस केस में क्या इतनी गाय थी कि यू शुड हैव वेटेड फॉर 3 or 4 days। You would have seen the reaction of the world कि क्या आ रहा है। Nobody was reacting। तो आपने पहले वो डिप्लोमेसी एंगल शुरू करनी थी कि let the other countries say कि what they are doing। आज वॉर होने के बाद आप देखिए which country has talked in our favor। तो ये हुआ क्योंकि उसके पहले कार्ड ईरान ने बहुत बड़ा खेल लिया, और दैट इज डेफिनेटली विद द अमेरिकन इंटेलिजेंस। उन्होंने बोल दिया आप हमको प्रूफ दे दो, हम आतंकवादी आपको सौंप देंगे। दे कट द केक देयर। और इसमें 100% आप देखिए कि इनका पूरा जो सिस्टम, व्हाई डिड अजय बंगा कम हियर? अभी वो किसी लाइव इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भाई मेरे को मीडिया ब्लेम कर रहा है। दैट वाज नॉट द राइट टाइम। आपका कोई काम था ही नहीं। हमने इंडस का पानी रोक लिया तो वो बोले कि उन्होंने रोका नहीं है, उन्होंने एबियंस में डाला है, तो वर्ल्ड बैंक हैज नो पावर टू डिसाइड ऑन दैट। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी भी कर ली, तो फिर आप आए क्यों थे? और फिर आने के बाद यहाँ बैठ के आप $10 बिलियन आप पाकिस्तान को IMF से ग्रांट भी करवा रहे हैं। तो व्हाट वाज ऑल दिस? जेडी वैंस यहाँ पड़ा हुआ है हफ्ते भर से, फिर एलन मस्क आता है जाता है, दोनों तरफ बात भी करता है। तो आई थिंक हम लोगों ने अमेरिका को बहुत ज्यादा ही वेटेज दे दिया है, और नाउ इज गेटिंग इन्वॉल्व। और सबसे बुरी बात ये हुई कि ट्रम्प हैड नो बिजनेस, जब भी हमारा शिमला एग्रीमेंट इज वैलिड, एटलीस्ट PM शुड कम आउट एंड टेल नाउ कि भाई एब्सोल्युटली आई डोंट एग्री विद एनीबॉडी कमिंग इन बिटवीन, वी विल डिसाइड। एक वो जगह आपने रखी थी, उसको भी आपने खत्म कर दी। पाकिस्तान सक्सेसफुली आफ्टर 60 years is now successful in internationalizing this issue of Jammu and Kashmir. That is the biggest defeat of India. जी, लेकिन एक और भी चीज है कि टेलीग्राफ में भी एक स्टोरी आई थी जिसको लेकर हमने का कार्यक्रम भी किया था,
और कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक ऐसे नेटवर्क में चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर स्पेंड किया है जिस नेटवर्क को भारत भाग भी नहीं सकता। ऐसा ऐसा क्या है उसमें, क्या ऐसा वाकई में हुआ है या फिर ये खाली कहने की बात है और ऐसे उड़ा दी गई है ये चीजें? नहीं, यू वर जस्ट अ बाय स्टैंडर्ड, बस, क्योंकि इसमें आपका कोई रोल था ही नहीं। आपने सिर्फ मौका दे दिया सब लोगों को अपने आर्म्स का एग्जीबिशन करने का। आपने ये बता दिया कि राफेल से हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई हम पे कोई अटैक नहीं कर पाएगा। वहां पे PL-15 जो चाइना ने चुपचाप भेजी थी, जहां पे उसका एक्सपेरिमेंट कहीं पर भी नहीं किया था, तो एवरीबडी वाज ओवर कॉन्फिडेंट कि चाइना की आइटम कैसी होगी, बट दैट प्रूव टू बी वेरी फेटल। नाउ यू डोंट हैव एनी काउंटर टू दैट। अब जब तक वर्ल्ड उसके कोई काउंटर ढूंढ के नहीं लाता है, तब तक तो ये सिस्टम चलता रहेगा। नाउ वेदर एनीबडी इज ट्राइंग टू गो ऑन वॉर के नहीं, क्योंकि आप देखिए सिस्टम में नाउ सडनली ही हैज बिकम अ पीस मेकर। अभी वो इजराइल को भी समझा रहा है, वो पुतिन से भी 2 घंटा बात कर रहा है, और दैट होल गेम, पॉलिटिकल गेम में वी आर नोवेयर फाउंड। दैट इज वी वर डिस्कसिंग ऑन अदर चैनल ऑल्सो कि भाई उसको तो रिवेरा बनाना है। इतना बोलने के बाद भी इजराइल इज ट्राइंग टू फ्लैटन गाजा, क्योंकि इसको सुएज कैनाल का प्रॉपर बेन गुरियन भी उसको वहां पे कैनाल बनानी है। ही वांट्स टू किल पनामा सुएज कैनाल ऑल्सो। वहां से वो जॉर्डन से टाइप कर लिया, उसको सीरिया लड़ रहा था, उसने सीरिया की रेजिम चेंज करवा दी, रशियन बेस निकाल के अपना आदमी बिठा दिया। वही टेररिस्ट जिसपे $10 मिलियन का उसने अवार्ड डिक्लेयर किया था, उसी का बैठ के वो बिजनेस निगोशिएट कर रहा है। इस आदमी के पास कोई धर्म नहीं है, फॉर बिजनेस ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अब वही रह के गाजा खाली करवाएगा इजराइल से। और माइंड इट, 2 दिन से नेतन्याहू का जो बॉडी लैंग्वेज और रिपोर्ट है, उसको लग रहा है कि आई हैव बीन डिस्ड बाय द अमेरिकन। गाजा फ्री होने के बाद वो अपने प्रॉपर्टी का एडवांस सऊदी अरेबिया से लेके गया दुबई, क्योंकि दे वांट टू सेट अप अ रिवेरा देयर। उन्होंने वो प्लानिंग भी बना लिया है कि वहां पे बहुत बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी, वहां पे आपके अम्यूजमेंट पार्क्स होंगे, 5 स्टार होटल्स होंगी। तो वो सारा प्रॉपर्टी बेच के ट्रंप सबसे पैसा लेके चला गया, वहां पे ये करेगा, इजराइल से गाजा खाली करवाएगा। इंटेलिजेंटली यू सी, हमास में से निकाल के, पैलेस्टाइन में से हमास को निकाल के इन्होंने पहले गाजा में कॉन्सेंट्रेट किया, अब उनको खत्म कर रहे हैं। तो पैलेस्टाइन भी चैलेंज नहीं करेगा, हमास खत्म हो जाएगा, ईरान इज नॉट एबल टू हेल्प दैट। तो ये पूरा जियोपॉलिटिकल चेंजेस के अंदर हम लोग अपने आप में अभी पड़े हुए हैं कि भाई कितने प्लेन टूटे, बांग्लादेश किसका सपोर्ट ले रहा है, वो वहां पे नॉर्थ ईस्ट में क्या कर रहा है। नाउ एट दिस जंक्शन एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू सेल देयर आर्म्स, क्योंकि हवाई जहाज आज से 10 साल के बाद रिडंडेंट हो जाएंगे। दे विल हैव नो से, ओनली योर ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स विल वर्क, जिसके अंदर हमको अपग्रेड करने की जरूरी है। नाउ लीवर सेड दैट राइट, राफेल भूल जाओ, आप दूसरे प्लेन्स की अभी एनालाइज मत करो। इसका मतलब ये है कि भारत को केवल और केवल ट्रंप मूर्ख बना रहे हैं, रशिया भी मूर्ख बना रहा है, और भारत उनके कहने में क्यों आ रहा है? भारत के ऊपर कोई कंपल्शन तो है नहीं, भारत भी अपने ऑटोनोमस वेपन्स पर इन्वेस्ट कर सकता है। नहीं, मूर्ख बनाता कोई भी नहीं है धंधे में, तो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। आप में कितनी एक्यूमेन है परचेज करने की या अच्छा माल लेने की, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आपको कोई चोरी का माल भी पकड़ा जाएगा अगर आप में होशियारी नहीं होगी तो दैट डजंट से कि एवरीबॉडी इज फूलिंग अस, वी आर गेटिंग फूल्ड। क्या आपको लगता है कि भारत सरकार में ये कमी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से उस पे इन्वेस्ट करें इस समय, हम कौन से फाइटर प्लेन पर या किस नेटवर्क में? एक चीज आप समझ लीजिए कि ब्यूरोक्रेट कैन नेवर बी अ गुड पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिशियन कैन नेवर बी अ गुड ब्यूरोक्रेट। उसका वर्किंग सिस्टम अलग होता है। इंटरनेशनल फोरम में आपको एक श्रूड पॉलिटिशियन भेजना चाहिए, ब्यूरोक्रेट नहीं। आई डोंट वांट टू नेम सम ऑफ ब्यूरोक्रेट जो पुतिन के सामने ऐसे बैठे थे जैसे वो डिक्टेशन शॉर्ट हैंड लेने बैठे हो, क्योंकि उसका डीएनए ब्यूरोक्रेट का है। ही कैन नॉट बी दैट। तो यू हैड वेरी स्मार्ट पीपल लाइक राजनाथ सिंह, लेकिन आपका जो फियर साइकोसिस था कि भाई कोई होशियार आदमी मेरे आसपास घूमेगा तो कल मेरी सीट खा जाएगा, दिस फियर हैज कैरीड यू सो लॉन्ग, क्योंकि आपने सेकंड लाइन खड़ी नहीं करी है। यू शुड हैव सेंट पीपल लाइक राजनाथ सिंह। आपको पता हो तो यूएन में जब भी जम्मू कश्मीर का इश्यू था तो नरसिम्हा राव हैड आस्क्ड एलके आडवाणी टू गो देयर, क्योंकि जो सब्जेक्ट जानता है और जो बोलता है उसी को भेजना पड़ता है आपको। तो आपने ज्यादा ही रिलायंस कर दिया ब्यूरोक्रेट्स पे, ब्यूरोक्रेट्स गए, दैट वाज नन ऑफ देयर बिजनेस। वहां पे कब झूठ बोलना है, कितना स्मार्टली प्रेस को अरेंज करना है, ये एक श्रूड पॉलिटिशियन जान सकता है, ब्यूरोक्रेट का वो काम नहीं है। तो आई थिंक वी विल हैव टू चेंज द होल सिस्टम टू गेट इनटू दैट। लेकिन कीपिंग असाइड लोकल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विल ओनली सेव द कंट्री, नहीं तो ये कॉमन सिस्टम से दोनों नहीं चलेंगे। लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या है?
जहां तक ये जो एमिनिशंस और आर्म्स की जो डीलिंग है उसको लेकर, जियोपॉलिटिक्स को लेकर, और बीच में ट्रंप और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो डीलिंग हमने जिस तरह से देखी कि अचानक से सीज फायर का कारण व्यापार है, व्यापार के पीछे ये पूरा F-35, Su-57, राफेल, ये सब नजर आ रहा है। तो क्या ये बहुत ही बड़ा और गंदा खेल था कि अपने एयरक्राफ्ट्स को किस तरीके से, हमारे एयरक्राफ्ट्स को खराब प्रूव करके और एक दूसरे नेटवर्क को हमें दिखाना, क्या वो था एक बड़ा खेल? अभी सीधा सा हिसाब समझ में आ रहा है कि ये वॉर बिटवीन फ्रांस एंड चाइना थी, राफेल एंड PL-15 था। उसने पूरा जोर लगाया कि राफेल गिर जाता है तो PL-15 बिकेगी, PL-15 अगर मिसफायर कर जाएगी तो राफेल बिकेगा। सो दे यूज्ड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन व्हाई डिड वी वॉक इनटू द ट्रैप ऑफ अमेरिका? आज भी जो गोदी मीडिया है या इवन मैन ऑफ द सोशल मीडिया, वो पूरा जियोपॉलिटिकल चेंज सिचुएशन बता नहीं रहे। ट्रंप को बहुत ज्यादा डर है, वन इज द ब्रिक्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर, अफ्रीका मूविंग आउट ऑफ देयर क्लचेस, उसके साथ फ्रांस, इटली, सारा यूरोपियन यूनियन सारा डिफरेंट में। यूरोपियन यूनियन को अब अमेरिका कितना हेल्प करेगा वो उनको यूक्रेन से पता चल गया है। रशिया इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एट एनी स्टेज, क्योंकि उसका अपर एंड है, इसने बहुत कोशिश कर रही। अब दिक्कत यह है कि 2030 में आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी नीचे आ रहा है, आपका प्रोटेक्शन खत्म हो रहा है, आप कब तक लड़ोगे? तो इसका प्लान क्या है? एवरीबडी नाउ नोज कि 3 साल के बाद अब ट्रंप वापस आने वाला है नहीं। उसकी जो थियरीज हैं दैट हैव ऑल बीन एक्यूज्ड बाय एवरीबडी। उसने पूरा इकोनॉमी बिफोर एंड नो रीजन, उसने अपने आप को बड़ा प्रूव करने के लिए उसने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब कर दी। इसमें एडवांटेज ये हुआ कि दूसरे लोगों ने ऑल्टरनेट ढूंढ लिया। नाउ 85% मार्केट इज ओपन फॉर एवरीबडी। अब तुमको कोई माल देगा नहीं देगा, आपकी दादागिरी कब तक सहन करेगा? उसमें किसी ने भी नहीं करी। आप मेरे को बताइए वो किसने उसकी बात मानी है? यूक्रेन ने नहीं मानी, उसकी नेतन्याहू ने नहीं मानी, तो हमको क्या जरूरत थी कि हम उसको इतना ज्यादा जाके नतमस्तक हो जाए? लेकिन गिरीश जी, अब इस मेरा जो आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो पूरा खेल था भारत और पाकिस्तान के बीच का, जो युद्ध कह लीजिए या कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए या जो झड़प हुई जिसकी वजह से हमारे लोगों की जान तो गई, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट के दौरान आपको क्या लग रहा है कि क्या व्यापार और सौदा अब ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रहा है इस समय, और क्या सबक है इसमें भारत के लिए? 200 साल से अमेरिका यही कर रहा है। पूरी दुनिया में उसने कमजोर देश को डरा के अपने हथियार बेचे हैं, और वॉर में वेपन्स बेचने की मोनोपोली अमेरिका की जितनी है उसकी किसी की भी नहीं है। सो इज द ट्रबल मेकर इज वेरी एविडेंट। वो तो हर जगह ये कर रहा है। अफगानिस्तान में उसने करा रशिया को भगाने। वी नो देयर सो मेनी कंट्रीज। आज लीबिया एंड इराक एंड ऑल दे आर डन अवे विथ ओनली बिकॉज ऑफ हिम। बट अगर ट्रंप अपनी दादागिरी दिखा रहा है तो चाइना ने भी तो इस बार प्रूव कर दिया ना कि हम चाहेंगे तो भाई आपके दुश्मन देश के साथ मिलकर हम आपको एक अच्छी काउंटर टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। चाइना ने भी ये दिखा दिया। चाइना ने दिखा दिया, रशिया ने दिखा दिया, इजराइल उसकी मान नहीं रहा है। गल्फ कंट्रीज दोनों तरफ चल रहे हैं क्योंकि उनको अपना ऑयल का बिजनेस करना है, बट दे आर नॉट डिस्टर्बिंग एनीबडी। आप देखिए धीरे से लेके उन्होंने चेंज कर दिया। इसका बड़ा इंटरेस्ट क्या है कि ऑयल सेक्टर जो अफ्रीका अपना चाइना से, एक आप देखिए कनाडा टू यूरोप का एक ऊपर से एंटार्क्टिक का रास्ता वे बना रहा है रशिया। ये शिपिंग कंपनीज में जो इनकी मोनोपोली थी वो धीरे धीरे अमेरिका को समझ में आ रहा है शिपिंग मेरी मोनोपोली टूट रही है, डिफेंस मोनोपोली टूट रही है, क्योंकि आज तक तो ही वाज द ओनली आर्म डीलर इन द वर्ल्ड। अब उसके सामने चाइना खड़ा है, रशिया खड़ा है, अजरबैजान जैसे लोगों ने भी इंस्ट्रूमेंट बनाना शुरू कर दिए। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग, लेकिन ही इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट। आपको देखना पड़ेगा कि अब जैसे ब्रिक्स स्ट्रांग होता चला जा रहा है, उसमें आप देखिए इसका सबसे बड़ा टारगेट ये था जिसमें वो सक्सेसफुल हुआ कि ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें से कौन सा कमजोर आदमी था जो ब्रिक्स को डिस्टर्ब कर सकता? दैट वर वी। न ब्राजील मानता, न साउथ अफ्रीका ने तो ये गोरे लोगों की वहां प्रॉपर्टियां जब्त करना शुरू कर दी है। तो दीज आर ऑल द चेंजेस वी विल हैव टू सी। हम लोगों को अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करने पे, अमेरिका अब कोई दुनिया का हवालदार है नहीं। आपको ही देखना पड़ेगा कौन आपके साथ स्ट्रांग है। आप पीछे से चाइना से बिजनेस करते हो तो खुल के आ जाओ कि भाई वो हमारा दोस्त है। जब आपका एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोल रहा है वी कैन नॉट फाइट चाइना बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रांग इकोनॉमी, तो फिर आप दोस्ती कर लो खुल के। आपको कौन मना कर रहा है? आप वैसे ही इतने 10 साल से अपनी मनमानी कर रहे हो, पब्लिक की कहाँ आप सुन रहे हो? तो ये भी बता दो। सो आई थिंक वी विल हैव टू कम आउट ओपन। ये दोनों डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल, लोकल और इंटरनेशनल साथ में नहीं चलेगी। वी विल हैव टू डिसाइड फॉर द वे आउट। जी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी। थैंक यू सो मच फॉर दैट।